नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजार के लिए आज बिल्कुल दायरे के अंदर कामकाज होता हुआ एक रेंज बाउंड ट्रेड मार्केट आज दिखा रहा है और सेंसेक्स, निफ्टी बैंक तीनों फ्लैट हैं, बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे कामकाज हो रहा है। तीनों इंडिसेस के अंदर करीब पाँच अंकों की बढ़त निफ्टी में है, 47 अंकों की बढ़त देखने को मिली सेंसेक्स में और करीब करीब अगर निफ्टी बैंक की बात किया तो 12-13 अंकों के आसपास का उछाल वहां पर भी है। लेकिन आज फिर एक बारी जो डैमेज है वो आपको मिड कैप स्मॉल कैप में दिखाई पड़ेगा। मिड कैप इंडेक्स करीब 3/4% नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली देखने को मिल रही है। सो हो सकता है आज इंडेक्स तो आपको फ्लैट दिख रहा हो लेकिन आप लोगों के पर्सनल पोर्टफोलियोज के अंदर आपको घाटा दिख रहा हो और हो सकता है आपकी पोर्टफोलियोज या फिर आपकी पोजीशंस के अंदर आपको उतना मुनाफा ना आता हो दिखाई पड़ रहा हो, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन में 660 शेयर हैं सिर्फ तेजी के अंदर कामकाज करते हुए और सामने अगर डिक्लाइंस की बात किया तो करीब करीब 1750 शेयर बिकवाली में, यानी कि हर एक तेजी के शेयर के सामने 3 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सो एडवांस डिक्लाइंस के फेवर में मार्केट में दिखाई पड़ेगा। थोड़ी बहुत आईटी में खरीदारी और ये पूरा हफ्ता आईटी एक रोबस्ट परफॉर्मेंस में रहा और अच्छी तेजी वहां पर देखने को मिली। लेकिन थोड़ी बहुत खरीदारी एफएमसीजी में है और नंबर्स का इंपैक्ट कह लीजिए एचयूएल के, और मेटल में थोड़ी बहुत खरीदारी है लेकिन बिकवाली है मीडिया, फार्मा, एनर्जी, कुछ ऐसे नाम जहां पे आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। आज हम बातचीत करेंगे, लवलेश सर से हमारे साथ मौजूद हैं। लवलेश सर से हम बातचीत करेंगे मार्केट्स के ऊपर भी, लवलेश जी से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर भी और साथ ही साथ उनकी रणनीति निफ्टी बैंक के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन शर्मा साहब से बातचीत करने से पहले मार्केट्स के ऊपर उनका एक आउटलुक ले लेता हूँ। शर्मा सर, क्या लग रहा है? पहले तो नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स में क्या आउटलुक लग रहा है आपका सर? क्योंकि इंडेक्स को तो आज बढ़िया से मैनेज किया हुआ है, आज क्या पिछले पूरे हफ्ते इंडेक्स मैनेज था, लेकिन धीरे धीरे सरक के लोगों के पोर्टफोलियो नीचे साफ हो रहे हैं। सो करना क्या चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। धन्यवाद सुमित, आमंत्रित करने के लिए। और मेरे ख्याल से आपने जो एक लाइन बोली कि स्मॉल कैप मिड कैप आपके पोर्टफोलियो पे भी वो असर दिख रहा होगा, बिल्कुल। मेरे ख्याल से जो ब्रेड्थ है मार्केट की अगर आप देखें तो सबसे निचले स्तर पर है 2022 2023 का, जो हमने एक करेक्शन देखा था 2022 का, उतने स्तर पर आ चुके हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो स्टॉक ने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे चले गए हैं, वो भी 60 से 65% से ज्यादा है। मतलब ओवरऑल मार्केट में 65% ऐसे स्टॉक है जो अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चले गए हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर वीकनेस है, ब्रेड ऑब्वियसली कमजोर है, और एक जो सेंटिमेंट है मेरे ख्याल से पैनिक का। अब ये पैनिक या ओवरसोल्ड जोन है मार्केट के लिए। हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस करा था। देखिए 23,050 अमूमन 50 पॉइंट प्लस माइनस हो सकता है यहाँ से, पर 23,050 से लेके 23,150 ये मेरे सपोर्ट है निफ्टी के। यहाँ से हमको बार बार बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। ऊपर में हम ये मानते हैं 23,450 तक के नहीं तोड़ता, ये साइडवेज रेंज कंटिन्यूएशन रहेगा। पर हाँ, आप थोड़ा सा धैर्य रखें। मेरे ख्याल से एकदम फियर ऑफ मिसिंग आउट, पैनिक ना होइए। नीचे अगर स्तर पे दिखता है मार्केट तो एकदम बेयरिश टर्न नहीं हो। मुझे लगता है वहां से एक बार वापस से हमको उछाल देखने को मिलेगा और मार्केट 23,450 तक जाएगा। सेम बैंक निफ्टी में भी मैं यही सलाह दूंगा कि साइडवेज है, पर बैंक निफ्टी की वोलैटिलिटी सुमित जी थोड़ी सी ज्यादा रहती है। फिर विप्सॉस तो निफ्टी में भी हो रहे हैं, वोलैटिलिटी ज्यादा, पर बैंक निफ्टी थोड़ी सी ब्रॉडर रेंज है। तो ब्रॉडर रेंज में आपको रेंज बता दूंगा 48,000। आप बोल सकते हैं कि ऊपर एक नीचे में सपोर्ट है। ऊपर में मुझे लगता है रेंज जो एक्सपांशन है वो 49,560 49,500 तक एक ऊपरी स्तर पे हमको रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो ये रेंज का आप ध्यान रखिए। इवेंट है, बजट का इवेंट है, तो उसको भी ध्यान में रखकर ये एक अच्छी रणनीति होगी कि अगर आपका बजट इवेंट है और वोलैटिलिटी ज्यादा है तो आप थोड़ा सा साइडलाइन रहिए, थोड़ा सा कॉशियस रहिए अपनी अप्रोच में मार्केट में इस समय। तो कॉशियस स्टांस रखिए, लेकिन ये बात सही है कि अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो उतना डैमेज नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियोज को देखेंगे तो मेजर डैमेज है। और ये शायद आपको मिड कैप स्मॉल कैप में, जो शर्मा साहब बता भी रहे हैं कि कई ईयर के लोस पे खड़े हैं जिस तरह की बिकवाली हो रही है और ओवरसोल्ड साइड पे हम ऑलरेडी मिड कैप स्मॉल कैप में पहुंच चुके हैं। सो बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं, लेकिन पैनिक स्टेट है मत आइए, शायद एक कमबैक वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। शर्मा से हम आगे भी कुछ स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। जरा निफ्टी गेनर लूजर भी लेकर आइए, कौन कौन से हैं आज, क्योंकि आज निफ्टी को जो सहारा दे रहा है वो आईटी फिर से एक बारी सपोर्ट देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये पूरा हफ्ता आईटी के नाम था और आज भी कुछ हद तक सपोर्टिव बाइंग वहीं से ही आ रही है। ग्रासिम, ये अल्ट्राटेक के नंबर्स के बाद से तेजी में है। पावर ग्रिड में खरीदारी है, टाटा स्टील में खरीदारी है, आयशर मोटर्स में कुछ हद तक खरीदारी है, वैल्यू बाय कह सकते हैं आप इसे। निफ्टी गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज थोड़ा बहुत प्रेशर, अर्निंग्स का इंपैक्ट भी है। डॉक्टर रेड्डीज 5% नीचे नंबर्स के बाद। टाटा मोटर्स में प्रेशर है, अपोलो हॉस्पिटल में प्रेशर है और ट्रेंट में कुछ हद तक बिकवाली देखने को मिल रही है। हायर वैल्यूएशन वाले शेयर वैसे भी टूट रहे हैं।
मिड कैप पे कुछ गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो एम्फेसिस नंबर्स का एक बढ़िया इंपैक्ट है यहाँ पे। टोरेंट पावर यहाँ पे खरीदारी है। परसिस्टेंट सिस्टम कल की कैरी फॉरवर्ड बाइंग है। और कोफोर्ज मिड कैप आईटी में कल की कैरी फॉरवर्ड बाइंग यहाँ पर भी है। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए, ऑयल इंडिया, इनफैक्ट पेटीएम आज का बड़ा एक्सीडेंट, सोना कॉमस्टार नंबर्स के बाद बिकवाली और प्रेस्टी एस्टेट नंबर से पहले बिकवाली यहाँ पर ऑलरेडी देखी जा रही है। इसके अलावा स्मॉल कैप साइड पर कुछ शेयरों की बात की है जहाँ पे खरीदारी है बिकवाली है, तो स्मॉल कैप में रेमंड आज चल रहा है। फर्स्ट सोल्यूशन मिड कैप आईटी, स्मॉल कैप आईटी चल रहा है। आईएक्स नंबर्स के बाद चल रहा है और एम्बर एंटरप्राइज नंबर्स के बाद चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बिकवाली वाली साइड पे अगर स्मॉल कैप कुछ शेयरों को देखा जाए तो साइंट बड़ा एक्सीडेंट है, खराब नंबर्स, 20% नीचे शेयर। तेजस नेटवर्क क्यू ऑन क्यू वीक नंबर, उसका इंपैक्ट। एसडब्ल्यू सोलार वीक नंबर्स का इंपैक्ट और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण यहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। शर्मा साहब, आईटी में कोई टेक है क्या? क्योंकि आईटी रेजिलिएंट रहा है इस पूरी बिकवाली में और बहुत हद तक इसने बाजार को संभाला तो है, लेकिन ये इकलौता संभाल पा नहीं रहा है क्योंकि इंडेक्स तो मैनेज हो पा रहा है। पहले लार्ज कैप आईटी चले, अब मिड कैप आईटी चल रहे हैं, करना क्या चाहिए यहाँ पे? देखिए, काफी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मिक्स्ड सेंटिमेंट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्वार्टरली अर्निंग्स का जो सीजन है यहाँ पर ऑब्वियसली एक बोल सकते हैं कि स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं तो जाएगा और वीक मनी कहीं ना कहीं तो स्टॉक में से निकलेगा। जैसे साइंट आपने बताया, ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग नंबर्स थे और मार्केट ने उसी तरह से उसको रिएक्ट भी करा और एकदम से 20% हम देख रहे हैं इन स्टॉक्स में गिरावट आई है। तो यहाँ पर बहुत सिलेक्टिव थोड़ी सी अप्रोच हो जानी चाहिए। लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में तो खैर हम गिरावट देख रहे हैं, पर लार्ज कैप में भी आदमी को या निवेशक को बहुत एक सिलेक्टिव अप्रोच रहनी चाहिए। आज साइंट अप है, मुझे लगता है, पर साइंट भी अगर आप देखें तो ऊपर में 3200 रुपए तक की इसकी एक रेंज बनी हुई है, नीचे में ये 2800 रुपए, और ये रेंज आज तो स्टॉक गेन कर रहा है, पर ये रेंज ऑब्वियसली इस स्टॉक में अगस्त 2024 से बनी हुई है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक कॉशियस अप्रोच लेना चाहिए। मुझे लगता है अगर ऐसा टफ टाइम है और मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, स्टॉक रोटेशन हो रहा है, सेक्टर रोटेशन हो रहा है, तो आप थोड़ा सा लीडर्स के साथ रहेंगे तो ज्यादा सेफ रहेगा। वो एक कहावत है कि अगर आपको जंगल के पार जाना है तो आप हाथी के पीछे चलिए। तो टफ टाइम है, और अगर इस टफ टाइम की वोलेटिलिटी को आपको सर्वाइव करना है तो मेरे ख्याल से टीसीएस अभी भी मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है। 4150 से 4050 ये लेवल्स का अच्छा कंसोलिडेशन है स्टॉक में। मुझे लगता है कि टीसीएस में जो नंबर्स आए तो उसके बाद तेजी बनी, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, पर मुझे अभी भी लगता है कि टीसीएस में 4400 से लेकर 4350 तक की तेजी बननी चाहिए। अच्छी लाइन थी शर्मा साहब, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। अगर जंगल को पार करना है तो हाथी के पीछे ही चलना होगा, बहुत ही बढ़िया। लेकिन हाँ, टीसीएस सच में हाथी है, वो टाटा ग्रुप का भी हाथी है और आईटी का भी हाथी है, लार्जेस्ट कंपनी है, देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। और जो लेवल आपको शर्मा साहब बता रहे हैं, इसमें एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा और बताता हूँ आपको कि टीसीएस के केस में आप जो भाव देख रहे हैं इसमें 77 से 78 रुपये का डिविडेंड भी एक्स है। सो आप जो भाव देख रहे हैं उसमें वो भी जोड़ लीजिएगा, तो ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई से वैसे ही बहुत दूर है नहीं। अगर अपने एक्स पार्ट को हटा भी दिया जाए डिविडेंड का, तो लगातार अच्छी कंपनी, प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी, डिविडेंड पेइंग कंपनी, सो क्लास कंपनी है। अगर आप इसमें रहना चाहते हैं तो आपको लेवल से बता दिए गए हैं। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी अपने पोर्टफोलियो की गिरावट से परेशान हैं, कोई लेवल जानना चाहते हैं, करना क्या है जानना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हफ्ते का आखिरी सत्र है, सो आप जुड़िए हमारे साथ। हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा मेल आईडी आपकी स्क्रीन पर आएगा, जहां पर आप व्हाट्सएप का हिस्सा बन सकते हैं। 9311211874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और साथ साथ money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है। इन दोनों के जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगले 1 से 1.5 घंटे तक यूट्यूब पे हम लाइव रहेंगे और वहाँ पर भी आप हमारे साथ सीधे सवाल पूछ सकते हैं और शर्मा साहब से सीधे सीधे मुखातिब भी हो सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं कुछ सवालों को लेकर। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो अविनाश रंजन साहब का है। उनका सवाल यह है कि क्या मिसेस बेक्टर में इस दाम पर शर्मा साहब एंट्री करनी चाहिए कि नहीं? आप क्या राय रखते हो? देखिए, बिजनेस वेक्टर जो एक तरह से आप बोल सकते हैं परफॉर्मेंस था काफी अच्छा था, स्टॉक में काफी अच्छी तेजी आई थी। एंट्री के लिए सही समय है कि नहीं, ये मैं आपको एक सीधा सा जवाब दूंगा। यहाँ पे मार्केट का ओवरऑल वीकनेस है, मार्केट का सेंटीमेंट आप बोल सकते हैं वीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी स्टॉक में अगर जैसे निवेश करना चाहते हैं तो आपका नजरिया आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से मुझे 1 से 2 साल या आने वाले एटलीस्ट 6 महीने आपको उसको देखना नहीं है। तो जैसे अभी मैंने पिछले टीसीएस बोला, तो आप तो मान कर चलिए कि आपको जो वोलेटिलिटी सस्टेन हो गई, एक बार रिड्यूस हुई तो अच्छा रिजल्ट देगा। सेम वे वेक्टर फूड स्टॉक अच्छा है, नो डाउट। एक ऑब्वियसली 500 रुपए की चीज 2,000 रुपये हो जाएगी तो एक करेक्शन जो आएगा वो हेल्दी रहेगा, पर अच्छा है। मुझे लगता है कि वेक्टर फूड में अभी 1496 1450 के ऊपर जब तक कि ये स्टॉक है, अच्छा है। मुझे ख्याल से वापस से ऊपर इसमें तेजी 1720
1740। एक बार स्टॉक 1740 के ऊपर निकलता है तो फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा और ऑल टाइम हाई जो 2100 है वहां तक जाना चाहिए। और आप इस स्टॉक को 1450 के ऊपर जब तक है इसमें निवेश कर कर बने रह सकते तो आपको राय दी गई है, आप उसके हिसाब से रणनीति बना सकते हैं। भव्या जी का एक सवाल आया है, ये टाटा स्टील और आईआरएफसी में फ्रेश निवेश की इच्छा रख रही हैं। टाटा स्टील पे तो पहले भी कई बारी बात हुई शर्मा जी अपनी, लेकिन ये आईआरएफसी क्या किया जाए इन दोनों पे? ये आईआरएफसी देखिए सुमित जी, अपन पहले इसको ले रहे थे क्योंकि ये सेक्टर का मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि लाइमलाइट में रहा है स्टॉक। इसने नो डाउट लोगों को काफी अच्छी प्रॉफिट दिया है, जिनको ये निवेश में मेरे ख्याल से 40 रुपए से भी जो एक रन अप आया था उसके बाद 100 रुपए की चीज। तो ये अच्छा है और लाइमलाइट में बने रहेगा। और अभी तो फिलहाल इसलिए भी बने रहेगा क्योंकि रेलवे और पर्टिकुलरली आप रेलवे, डिफेंस और एरोस्पेस ऐसे सेक्टर्स है जहां पर बजट में काफी अच्छे अनाउंसमेंट की उम्मीद की जाती है। इसलिए इस स्टॉक में अभी फिलहाल तेजी आई है, 130 125 के लेवल से एकदम से शार्प रिकवरी आई है। थोड़ा सा आईएफसी में यही बोलूंगा कि 150 का एक रेजिस्टेंस है, अगर ये और तोड़ता है इसको तो वापस से स्टॉक 166 166 से 170 की ओर जाएगा। अगर आपको निवेश करना है या एक इसमें एंटर होना है तो आप थोड़ा सा वेट करिए। 125 से 30 के बीच में अगर स्टॉक मिलता है डेफिनेटली बहुत अच्छी बेट है। नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 120 का, ऊपर में 160 तक का टारगेट है। दूसरा एक आपने टाटा स्टील का बोला, देखिए जी। मेटल स्टॉक्स में मेरे ख्याल से गिरावट अभी भी कंटिन्यू रहेगी। वीकनेस है ऑब्वियसली और इसमें और रहेगी इसलिए क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट जो है वो थोड़ा सा प्ले आउट हो रहा है। रोज रोज नए अनाउंसमेंट हो रहे हैं, ट्रम्प के टैरिफ्स हो सकते हैं, चाइना की कुछ रणनीति होगी। चाइना भी एक इकोनॉमिक पंप के लिए लिक्विडिटी या आप बोल सकते हैं कि एक लिक्विडिटी मार्केट में इंफ्यूज करेगा। तो ये सब अभी प्ले हो रहा है और इस बीच में मेटल स्पेस जो सिक्लिकल भी रहता है, काफी कुछ डिमांड सप्लाई का वो रहता है। थोड़ा सा अभी आप टाटा स्टील को तो अवॉइड करें, पर मेरी राय जो आपके आईआरएफसी पे है वो बाय की रहे। तो आईआरएफसी में आप बाय जा सकते हैं, लेकिन टाटा स्टील को भी कुछ समय के लिए अवॉइड करें, ये आपको शर्मा जी राय दे रहे हैं। एनटीपीसी ग्रीन क्या बाय करना सही रहेगा, मरियाना जी पूछ रही हैं। ये एनटीपीसी देखिए एक मार्केट लीडर है ऑब्वियसली। इसका जो एक आप बोल सकते हैं कि आईपीओ के समय सेंटिमेंट बना था कि ग्रीन एनर्जी और ग्रीन टेक और सब बहुत सारे ग्रीन वारी रिन्यूएबल जैसे हुए या एनर्जी ईवी जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक थे वो सब में अच्छी खासी तेजी आई थी। पर जब एक प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वो अ, आप मान सकते हैं कि लेवल्स कोई नहीं देखता, सब प्रॉफिट बुक कर निकलना चाहते हैं। और वही इसमें हुआ। 150 रुपए से जो कंटिन्यूसली गिरावट आ रही है वो मेरे ख्याल से 110 पे आकर रुकी है। पर मुझे लगता है इसमें अभी और गिरावट होगी। नीचे में मुझे लगता है कि स्टॉक 90 से 85 तक की और बेरिश रह सकता है। अगर निवेश का नजरिया अच्छा लंबा है तो बिल्कुल इसमें बाय करें। पर अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड या शॉर्ट टर्म निवेश करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से 90 के लेवल्स तक की आपको वेट करना तो 90 तक के लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है, कहीं नीचे मिले तो आप आराम से इसमें ऐड कर सकते हैं। लाइकवाइज एक सवाल अनिल जी का भी था, उन्होंने भी एनटीपीसी ग्रीन तो पूछा ही था जिसका जवाब आप दे चुके हो। सुजलॉन दूसरा नाम था, यहाँ क्या करना चाहिए? है। नो डाउट सुमित जी, टर्न अराउंड स्टोरी है। कंपनी ने अपनी डेट काफी रिड्यूस करी है। इनफैक्ट मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दूं, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में था एक समय, पर फिलहाल ये नहीं है। मैंने इसमें निकल चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर बहुत अनबायस्ड आंसर दूंगा कि आप ये स्टॉक में अगर आप टर्न अराउंड स्टोरी जो आने वाले कुछ क्वार्टर्स तक के चलेगी उसके लिए प्ले कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ऑफकोर्स स्टॉक अच्छा है। पर करंट लेवल्स पे आप ना करें तो ज्यादा अच्छा है। 47 से 46 के आसपास अगर मिलता है जो इसका 2024 का ऑल टाइम हाई था फरवरी का, वहां पर ये स्टॉक काफी एक अट्रैक्टिव बेट बन जाएगा। और जो करेक्शन है वो काफी हेल्दी है, स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म करा है, आगे भी करेगा। ऑब्वियसली मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा, पर सुजलॉन अच्छा स्टॉक है। आपका नजरिया आने वाले 1 से 2 साल का हो, क्योंकि कंपनी ने जिस तरह से फाइनेंशियली खुद को टर्न अराउंड करा है मेरे ख्याल से वो आने वाले सालों में भी और आउट परफॉर्म करेगा। ऑब्वियसली सुजलॉन अच्छा है, पर 45 से 47 लेवल्स के आसपास इसमें आप निवेश कर सकते लाइकवाइज सुचिता देवी जी पूछ रही हैं कि आइनॉक्स विंड और आइनॉक्स ग्रीन इनमें भी एंट्री कर सकते हैं क्या, क्योंकि अब ग्रीन एनर्जी की बात चली रही है तो बैक टू बैक शेयर आ रहे हैं, करें क्या इसमें? नहीं, आइनॉक्स विंड आइनॉक्स ग्रीन में देखिए उस समय मेरे ख्याल से QIP आया था इन स्टॉक्स में। स्टॉक 1000 करोड़ मेरे ख्याल से मार्केट से उठाया भी था कंपनी ने। बहुत बड़े निवेशक इसमें कुछ निवेश भी करा था उन्होंने। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी सही समय नहीं है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। स्टॉक ने जो अपना रनअप था वो काफी कुछ देख लिया है। अब थोड़ा सा धैर्य करें। अगर आपको आइनॉक्स ग्रीन या आइनॉक्स विंड में से मैं एक दूं तो मुझे लगता है कि आइनॉक्स विंड काफी अच्छा है। आइनॉक्स विंड में मेरे ख्याल से 125 130 तो उसका प्रीवियस कंसोलिडेशन था लास्ट ईयर, वहां पर ये स्टॉक अट्रैक्टिव बेट बनता है। पर फिलहाल तो आप इनको अवॉइड करें तो बेटर रहेगा।
अभी के लिए आप अवॉइड करिए, वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी रैनअप इस सब के सब शेयरों ने दिखाई है। सो अब पिक एंड चूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं कहाँ नहीं। सबको एक तरह से आप मत गिनिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदानी टोटल गैस में क्या किया जाए? 814 रुपये की खरीदारी है और नज़रिया मध्यम से लंबी अवधि का है। ये पूरा ग्रुप भी काफ़ी फिजल आउट हुआ है, अब क्या करें इसमें? और ये ग्रुप में वोलेटिलिटी बनी रहेगी। इवेंट जो था वो प्ले आउट हो गया, स्टॉक में अच्छी खासी एक रन अप आई, फिर करेक्शन आया। पर मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा। अगर आप मानकर चलिए सुमित जी, यहाँ पर एक बॉटम बनता है, तो निवेशक या फंड उस कंपनी में जाएगा जहां पर न्यूज के रूमर्स कम हो, कंपनी पे ज्यादा लाइमलाइट में नहीं हो, कंपनी की वोलेटिलिटी कम हो। तो अगर आपको स्पेसिफिकली दिस इस स्पेस में करना है, तो हमने एक्सेलेंट शेयर डिस्कस करे, उनमें से आप चूज कर सकते हैं। पर ये स्टॉक मुझे लगता है कि वापस से 540 535 पे जाए। फिलहाल तो आप अदानी टोटल गैस को अवॉइड करिए, और इसमें एक प्रॉब्लम लिक्विडिटी की भी है, कभी कभी ये सर्किट पे चलता है। तो इससे अच्छा हमारे पास दूसरे स्टॉक जो हमने डिस्कस करे, एनटीपीसी ग्रीन हुआ, सुजलॉन हुआ, आप उनमें कर सकते और नए नाम आपको बताए गए हैं, आप उनमें जा सकते हैं। अभी के लिए इसको एटलीस्ट अवॉइड करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ दर्शक भी मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। हम सूरत चलते हैं, वहाँ पे हमारे साथ प्रवीण जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार प्रवीण जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास प्रेस्टीज एसेट के 100 शेयर है, ओके 1610 के भाव के। ओके। तो और अभी मैं एवरेज कर सकता हूँ उसमें? आपका नज़रिया वैसे क्या है प्रवीण जी? मेरा 1 साल का है। 1 साल का नज़रिया है। करना क्या चाहिए शर्मा साहब? 1 साल का इनका नज़रिया है और ये जो इनकी पोजीशन से एग्जिस्टिंग उसमें और प्रेस्टीज स्टेट में और एवरेज करने की इच्छा रख रहे हैं, करना क्या चाहिए अब? हैं। देखिए, मैं इनको सलाह दूंगा कि लूजर्स एवरेज लूजर्स एक बहुत अच्छा कोट है, पॉल ट्यूडर जोन्स का, एक बहुत बड़े फंड मैनेजर थे। उनका एक कोट था कि लूजर्स एवरेज लूजर्स। तो अगर आपने निवेश करा 1600 पे, आप शायद शॉर्ट टर्म हो या आपका 1 साल का भी नजरिया है, तो मैं मानता हूँ कि काफी एक मिड टर्म का ही निवेश है। पर स्टॉक अब 1276 रुपये आ गया। आप समझिए यहाँ पर ऑब्वियसली आपको एक ड्रॉडाउन या एक नुकसान तो हो रहा है। और अगर हमने यहाँ पर आप मानकर चले कि एवरेज करा और स्टॉक वापस से अगर 880 रुपये आ जाता है, तो मेरे ख्याल से ये हमारी कैपिटल जो है पहले ही फंसी हुई है, और हम और भी जो हमारा लिक्विडिटी है वो भी फंसा है। तो यहाँ पर आप एवरेज ना करें स्टॉक में। आपका नजरिया 1 साल का है, मैं मानता हूँ स्टॉक में अच्छा रहना तो। पर फिलहाल तो और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है नीचे, मेरे ख्याल से 1050 तक जा सकता है। अगर आपका 1 साल का नजरिया, तो अभी 1050 1040 के आसपास अगर ये स्टॉक आएगा, तो हम फिर से इसको रिव्यू कर सकते हैं। पर मैं एवरेज करने की तो बिल्कुल सलाह नहीं। वो कोट क्या बोला आपने, एक बार फिर से दोहराइएगा जरा शर्मा साहब। लूजर्स एवरेज लूजर्स। तो अगर एक लूजर्स स्टॉक ऑलरेडी लूज कर रहा है, तो और उसमें पोटेंशियल लूज करने का ही होगा। अगर विनर लूजर्स होता तो हमको एवरेज एवरेज करने की लूजर्स जरूरत नहीं तो एक बात बताओ शर्मा साहब, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जैसे एशियन पेंट है या से बजाज ऑटो है या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, जो अपने आप में एक बहुत क्लास कंपनियां हैं, बहुत बड़े, खुद ही एक चलता फिरता एक सेक्टर ही है। सो इस तरह की अच्छी कंपनियों को अगर कोई इंसान 10 साल के लिए 15 साल के लिए अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने के लिए एवरेज करना चाह रहा है और वो नीचे आ जाते हैं, सो क्या वहाँ भी क्या यही सेम रूल अप्लाई होता है? जी, वही जैसे मैंने बोला कि देखिए आपका नजरिया डिपेंड करता है। सुमित जी, आपने भी 2000 मेरे ख्याल से बहुत लंबे, आपको 2 दशक तो हो गए होंगे देख रहे हैं मार्केट, आपने बुल बियर फेज देखा होगा। जब भी कोई निवेशक या कोई भी मुझसे भी या आपसे भी पूछेगा, 5 साल से अगर कोई ज्यादा अपना नजरिया बताता है, तो वो एक तरह से आप आंख बंद करके भी डार्ट पे अगर आप आपका वो फेंकेंगे एरो, तो वो जाकर एक 15% के सीएजीआर पर लग जाए। तो ये, एग्री। और जब हम कर रहे हैं एशियन पेंट्स, टीसीएस, रिलायंस, तो ये तो लीडर्स हैं ऑब्वियसली, और आगे जाके ये और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इनमें अगर कोई ऐसा करना चाहते हैं, तो बिल्कुल, अगर आपका नजरिया 10 साल, अगर आपका 1 साल का नजरिया, 6 महीने का नजरिया, और ऑलरेडी हम एक छोटे निवेशक है, हमारी कैपिटल जो है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉफिट और लॉस तो दूर की, हमारी जो कैपिटल है वो हमको जिंदा रखती है। तो अगर हम ऑलरेडी एक लूजिंग पोजीशन में और लूज कर रहे हैं, तो उसमें तो हम एवरेज नहीं करना। और ऑब्वियसली जैसा आपका सवाल था, मैं यही सलाह दूंगा, अगर 10 साल का नजरिया है, तो आप कहीं भी हर महीने एक छोटा सा भी कोई से टॉप 10 स्टॉक्स में निवेश करेंगे, टॉप 20 में करेंगे, तो 10 साल में आपको 15% सीएजीआर इजीली मिल जाएगा। उसमें कोई भी मतलब एक रॉकेट साइंस नहीं है। तो आ, ये कोट अच्छा है और सब कुछ सही है इसमें, लेकिन ये बात बिल्कुल सही शर्मा साहब ने कही कि सब कुछ डिपेंड करता है आपके नज़रिए पे। बाज़ार में आपका पेशेंस और आपका समय सब कुछ है। अगर आप ज़्यादा देंगे
तो ज़्यादा बेहतर रिवॉर्ड निकालेंगे। आप में पेशेंस भी नहीं है और आपके पास समय भी नहीं है, तो बाजार भी आपको समय नहीं देगा। सो इस लिहाज से आप ज़रा दोनों चीज़ों को देखिएगा। लेकिन ये बात पूछने का मतलब यही था कि आप लूजिंग ट्रेड को शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट एवरेज ना करें, वो आपके लिए और दिक्कत खड़ी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। स्पंदना स्फूर्ति पे एक सवाल आया है योगेश जी का। 372 रुपये के दाम पे खरीदारी है, 1000 शेयर हैं। शर्मा साहब, एक तरफ इसके नंबर्स खराब, दूसरी तरफ ये स्टॉक ऑलरेडी खराब, साल के लोस के आसपास चल रहा है। रिसेंटली कुछ जानकारों ने खरीदारी गिरा दी तो एक स्पाइक आया था, फिर वापस नीचे आ गया। अब क्या करना चाहिए इसमें? नहीं, मेरे ख्याल से स्टॉक देखिए 2020 से लिस्टेड है। 2020 ऐसा समय था जब हमने एक मार्केट में ऑलमोस्ट अनप्रेसिडेंटेड रैली, जैसे बोल सकते हैं, एक बहुत ही अच्छी रैली 2020 के बॉटम के बाद आई थी। 2020 के बॉटम के बाद एक अच्छी रैली आई थी, उसमें स्पंदना पूर्ति ठीक है, आप लिस्ट हुआ स्टॉक, स्टॉक गया भी 1300 लेवल्स तक। पर जिस टाइम में मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, 2023-24 के मध्य तक बोलूंगा, उस समय इसने पूरा अंडर परफॉर्म कर, तो जो स्टॉक एक बुलिश रन में अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो आप मानकर चलिए कि जब मार्केट का टाइम थोड़ा सा करेक्शन करेगा तो ये और पिटेगा। अभी तो स्टॉक मेरे ख्याल से 295 के लेवल पे एक बार टेस्ट हो चुका है, इसके नीचे जाएगा तो इसमें और करेक्शन आएगा, तो मेरी इसमें अवॉइड की ही सलाह है। अवॉइड की सलाह है। आप फर्दर इसमें एवरेज तो करें ही ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस कंपनी के नंबर सच में बहुत ख़राब हैं। इस बार क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी का घाटा बढ़ा है और पिछले साल के कंपैरिजन देखेंगे तो मुनाफे से घाटे में आई है। सो वो पार्ट को भी आप ज़रा ध्यान रखिएगा। जहाँ नंबर्स वीक हैं, शेयर ऑलरेडी डिस्काउंट करके बैठा था वीक नंबर, और उसके बाद और ख़राब आ गए हैं, तो शेयर अभी तो टूटेगा, लेकिन कहाँ तक अभी नहीं, थोड़े दिन बाद तय किया जाए, ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा एक सवाल आया है BEML को लेकर प्रदीप जी का। ये इसमें खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, बजट सामने है, करना क्या चाहिए इसमें शर्मा साहब? नहीं, अच्छी कंपनी, नो डाउट अच्छी है, अच्छा रनअप दिया है, और उनका जो एक्सपोजर है एरोस्पेस, डिफेंस, रेलवेज में, कंपनी को एक बहुत बड़ा कंटेंडर बना देता है लॉन्ग टर्म एडिशन के लिए और शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी के लिए भी। मेरे ख्याल से हम जब बजट के पास है तो स्टॉक अच्छा ही है। अगर ये स्टॉक आपको 3500 से 3450 के आसपास मिले तो बिल्कुल इसमें आप निवेश कर सकते हैं। अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 3400 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। बजट रख के मुझे लगता है स्टॉक में वापस से एक तेजी बननी चाहिए 3850 से लेके 4000 के लेवल तक, तो इसमें मेरी बाय की सलाह रहेगी, पर 3400 रुपये मेरा स्टॉप लॉस है। 3400 का स्टॉप लॉस लीजिए, 3850 4000 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। अच्छी कंपनी है, ऑर्डर बुक अच्छी है, और शायद यहाँ पर एक्सपेंशन अगर कुछ भी आता है बजट में, कुछ भी एक्सप्लेनेशन आता है, तो शायद इस पर इम्पैक्ट भी आए। सो आप अदरवाइज भी नजर रखिएगा। नीतू त्यागी जी का सवाल है टाटा टेक को लेकर। करीब करीब 1300 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। नजरिया ये लंबी अवधि का रखती है, लेकिन ये शेयर अपने ऑल टाइम हाइस की, ऑल टाइम लोज की तरफ जा रहा है। सो करना क्या चाहिए इन्हें? नहीं, इसको अवॉइड करें, हमने इसको पहले भी एक बार डिस्कस करा था सुमित जी। मेरे ख्याल से स्टॉक में अभी और गिरावट बनेगी। जो करंट लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है उसका ऑल टाइम लो है। स्टॉक ने जो आईपीओ का एक लो, आईपीओ के बाद जो एक लो बनाया था 980 का, उसके बाद कंसोलिडेशन आया था, तब भी एक रिवाइव हुई थी होप या उम्मीद बोल सकते हैं आपकी, ये वापस से टीसीएस जैसा करेगा। पर दोनों का कंपनी का एक्सपोजर अलग है, दोनों की कंपनी की आइडेंटिटी अलग है। आप मानकर चलिए टाटा ग्रुप की कंपनी है, पर ये ऐसे स्टॉक है जो आपको टाटा ग्रुप का, तो मैं शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल तो मैं अवॉइड ही करने की सलाह दूंगा। दूसरा, आप अगर आईटी स्पेस में करना चाहते हैं टेक कंपनी, तो आपके ऊपर मैंने टीसीएस का एक अच्छा सुझाव दिया है, वो ज्यादा बेटर है, इसको अवॉइड। अभी आप इसको अवॉइड करिए। आपके सामने एक अच्छा विकल्प टाटा समूह से ही दूसरा दिया है, वो है TCS। तो इस सेक्टर में आयरनी आप ऐसे समझिए कि अगर मतलब शर्मा साहब, इस पर मैं आपका भी एक व्यू लूंगा। टाटा टेक और टाटा एलेक्सी, ये टाटा समूह की वो दो कंपनियां हैं जिनमें सबसे ज़्यादा रिटेल की हिस्सेदारी है। टाटा टेक में करीब करीब 36-37% है, और टाटा टेक के अंदर भी, टाटा एलेक्सी में और टाटा टेक में भी करीब करीब 14 से 18% के आसपास का स्टेक है। ऑन द क्वांट्ररी TCS में सिर्फ 4% है। वो सबसे कम हिस्सेदारी रखता है रिटेल टाटा समूह में किसी कंपनी, वो है TCS। सेकंड नंबर पर टाटा कम्युनिकेशन। सो ये आंकड़े ही खाली अपने आप में समझा देंगे आपको कि अगर रिटेल ज़्यादा लोडेड है तो वो शेयर अपने लोस के आसपास है, और रिटेल कम लोडेड है तो वो शेयर अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास है। आप इस पर कुछ कहना चाहोगे? जी, बिल्कुल। देखिए, एक हाई वॉल्यूम मेथड होता है, हम जहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं लोज या पैनिक टॉप्स। यूजुअली जहाँ पर एकदम हाई वॉल्यूम आ जाता है, हाई पार्टिसिपेशन आ जाता है, अगर वो स्टॉक इतना पब्लिकली ओपन, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा। अगर आप, जैसा आपने बताया, टीसीएस ऑब्वियसली अच्छा है, 4% की है, लेकिन जिन स्टॉक्स में ज्यादा हो जाता है, अगर इतना लोडेड रहता है रिटेल,
मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वो स्टॉक के लिए भी थोड़ा सा कि परफॉर्म करे। तो हाँ, यहाँ पर मैं एक सलाह ये दूंगा कि स्टॉक जितना अनहर्ड उतना ज्यादा अच्छा रहता है हमको, और थोड़ा मेरे ख्याल से निफ्टी 500 के बाहर निकलना पड़ेगा यूजुअली। निवेशक जो रहता है निफ्टी 500 तक लिमिटेड रहता है। निफ्टी 500 के बाद जो 250 और स्मॉल कैप स्टॉक्स है वहाँ, उन 250 के बाद और माइक्रो स्मॉल कैप्स आप बोल सकते हैं कि ये वैसी कंपनीज है जो शायद कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आपको थोड़ा सा आपका जो रिसर्च या स्टॉक का होराइजन है वो थोड़ा सा, मेन लाइमलाइट है निफ्टी 500 या निफ्टी 200, एटलीस्ट उसके तो बाहर आना चाहिए और ऐसे स्टॉक्स देखना चाहिए जिसपे लाइमलाइट नहीं हो। और वो रिटेल का आंकड़ा जो है वो उसको प्रूव भी करता है जो आपने बताया। तो ये सब नंबर्स जो हैं, इन नंबर्स के आधार पर अगर आप थोड़ा निवेश करेंगे, थोड़ा समझेंगे, पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन बनेगी। लेकिन टाटा टेक के लिए रेफरेंस में ये बात कही गई थी और टाटा टेक के लिए आपको अवॉइड रेटिंग अभी एटलीस्ट शर्मा साहब की तरफ से दी गई है। शर्मा साहब, एक सवाल राम कुमार जी पूछ रहे हैं कि बेस्ट लेवल क्या है जीनस पावर और जिंदल 100 को खरीदने के लिए? वो 2 से 3 साल का नजरिया रखते हैं। वीनस पावर तो अच्छा है, अभी जो कंसोलिडेशन हो रहा है मेरे ख्याल से हेल्दी है, पर स्टॉक में अच्छा खासा रन अप है ऑलरेडी। 20 रुपए, 15 से 20 रुपए का स्टॉक 463, तो एक सीधा एक उम्मीद बनती है कि ये और आगे भी परफॉर्म करेगा, और बिल्कुल डेफिनेटली करना भी चाहिए। ट्रेंड काफी अच्छा है, स्टॉक जहां पर अपने ऑल टाइम हाई से 50-60% करेक्ट हो चुके हैं, वहां पर ये कहीं ना कहीं एक बात अच्छी है कि ये सस्टेन कर रहा है पिछले अगस्त से 100, आप बोल सकते हैं कि 460 से 330 रुपए का। अगर इसमें लंबा निवेश का नजरिया है तो आप इसमें कर सकते हैं, पर 315 के आसपास मैं इसमें सलाह दूंगा कि आप वेट करें। 315 से 320 के आसपास ये अच्छी एक अट्रैक्टिव बेट बन जाता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब लुधियाना चलते हैं। पहले मनीष जी वहां पर मौजूद हैं। मनीष जी नमस्कार। मनीष जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, मैं आसाम से मिस्टर रहमान बात कर रहा हूँ। अच्छा, रहमान साहब, आप मतलब मेरे पास दोनों दर्शक थे तो मैं नेक्स्ट आप पे ही आता। लेकिन रहमान साहब, आप गुवाहाटी से बोल रहे हैं, राइट? जी जी, गुवाहाटी से। तो क्या सवाल है रहमान साहब आपका? जी, मेरा ऑयल इंडिया पे था आपका 56 रुपीज़ का शेयर था। अराउंड 50,000 है मेरे पास अभी। उसको अप्रैल तक मेरा टाइम है, मतलब होल्ड कर सकता हूँ मैं अप्रैल तक। 56 रुपए के भाव पे आपने ऑयल इंडिया कब खरीदा? जी, ये कम खरीदा था मैंने, बोनस होके 50,000 के ऊपर हो गया। वो आपका उसमें 2020 में लिया था सर। अच्छा, और ये रहमान साहब कोई खास वजह आपकी ये ऑयल इंडिया में इन्वेस्ट करने की? ये एम्प्लॉय हूँ तो बोनस वगैरह मिला के। अच्छा, वो दिग्बॉय ऑयल रिफाइनरी आप ही के अराउंड है कहीं? आपने कभी देखा या जिक्र किया उसका कभी? जी, देखा है। चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त हिस्ट्री भी है उस कंपनी की। और गुवाहाटी, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, लेकिन गुवाहाटी की जो ऑयल की रिफाइनरीज़ की शुरुआत हुई थी या कोई पहली डिस्कवरीज हुई थी ऑयल की, वो गुवाहाटी में ही हुई थी। बहुत बढ़िया पेशेंस है, मानना पड़ेगा रहमान साहब आपका, और उस पेशेंस को आपने बढ़िया से इसको नरिश भी किया है। शर्मा साहब, करना क्या चाहिए? इनके पास 56 रुपए के दाम पर ऑयल इंडिया के 5,000 शेयर हैं। इस ड्यूरेशन में इनको बोनस भी मिला, डिविडेंड भी मिला, और कैपिटल तो ऑलमोस्ट फ्री हो ही चुका है। लेकिन अगर ये चाहें तो और थोड़ा सा निकल के कैपिटल निकाल लें और बाकी फ्री के शेयरों को थ्रू आउट लाइफ भी होल्ड कर सकते हैं। एम्प्लॉई हैं तो ये बखूबी जानते हैं कंपनी के कामकाज के बारे में। करना क्या चाहिए इन्हें? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से सुमित जी, अगर मैं बहुत ही कम शब्दों में दूं, इनको सलाह दूं, तो आप भूल जाइए कि आपके पास ये है कि ऑब्वियसली आपका जो टाइम प्राइस है बहुत अच्छा है। 56 रुपये 2020 में आपने बहुत, आप बोल सकते हैं कि वर्ल्ड के सबसे खराब इवेंट जो एक बना था उसमें सबसे नेगेटिव सेंटिमेंट का जो एक बॉटम था 2020 का, आपने तब निवेश करा है। ऑब्वियसली आपके पास बोनस और स्प्लिट के हिसाब से उसकी वैल्यू अच्छी अप्रिशिएट हुई होगी। मेरी सलाह यहाँ पर यह रहेगी कि अगर आपको बिल्कुल लिक्विडिटी की जरूरत है, या पर आपको बिल्कुल थोड़ा सा लिक्विडिटी निकाल के कहीं यूज करना हो या दूसरी जगह इन्वेस्ट करना हो, तो ही करें। अगर आपको करना भी है इसमें फिर निवेश, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि आप आपके पास स्टॉक आएंगे, आप उसको बने रहिए, पोर्टफोलियो में रखे रहिए। अगर इसमें निकलना है तो आप उतना ही एग्जिट करें जितनी आपको लिक्विडिटी की जरूरत है। मेरी इसमें आपको होल्ड की ही सलाह रहेगी, आप इसको होल्ड कर कर बने रहें, क्योंकि आपका प्राइस अच्छा है, स्टॉक में काफी अच्छा पोटेंशियल है यहाँ से 4 डिजिट जाने का। आपने इतने साल होल्ड करा है, तो मैं आपको यहाँ से 4 साल का जो चैनल के हिसाब से आपको पैटर्न बता सकता हूँ। तो अगर ये स्टॉक वापस से 360 से 370 आया, तो लोअर रेंज पे रहेगा उसके हाई, आप बोल सकते हैं कि जो ओवरऑल ट्रेंड है उसकी लोअर रेंज पे रहेगा। वहां से जो तेजी बनेगी तो स्टॉक फिर एक जो नेक्स्ट बुलिश साइकिल आप मान सकते हैं
स्टॉक 950 से 1100 रुपए पे जा रहा है। सो रहमान साहब, आप ऑलरेडी पेशेंस दे रहे हैं, ऑलरेडी प्रॉफिट बना रहे हैं, ऑलरेडी आपने समय दिया है, आप एम्प्लॉय भी हैं, सो आप बने रहिए। ऑलमोस्ट फ्री है, अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो बने रहिए। और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी ये पेशेंस की स्टोरी समझनी चाहिए रहमान साहब से, कैसे उन्होंने इस उतार चढ़ाव के बीच में कई बार क्रूड नीचे आया होगा, कई बार इस कंपनी के नंबर ख़राब हुए होंगे, लेकिन वो फिर भी बने रहे और प्रॉफिट आपके सामने आप देख ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए और कुछ और दर्शकों के सवाल लेते हैं। एम्फेसिस पे करण मल्होत्रा साहब पूछ रहे हैं क्या ब्रेकआउट हो गया है, अगले 2 से 3 सालों के लिए होल्ड करना चाहिए? भाई एम्फेसिस देखिए एक तो साइलेंट परफॉर्मर रहा है स्टॉक में, आईटी स्पेस में स्पेसिफिकली, जहां पर आईटी स्पेस थोड़ा सा प्रेशर में था 2023 से स्टॉक हायर हाई हाई लो बना। तो बात यह है कि बेयरिश सेंटिमेंट में और आईटी में जब हमको थोड़ा सा एक इंप्रूवमेंट दिखा है, वो भी सिलेक्ट लार्ज कैप और मिड कैप में, इसमें एम्फेसिस है, एक अच्छा स्टॉक है मेरे ख्याल से। स्टॉक में 2800 के आसपास अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉटम है। जब हम ऑल टाइम हाई जो 3500 है उसके बिल्कुल करीब है, तो सेंटिमेंट आप समझ जाइए कि यहाँ पर नियरेस्ट आप बोल सकते हैं पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, सबसे कम जो रेजिस्टेंस है ऑन द अपसाइड आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ से आप सीधे 3500 का ही लेवल है। तो यस, मेरे ख्याल से ब्रेकआउट हो चुका है और स्टॉक सस्टेन कर रहा है 2850 के ऊपर। ये स्टॉक जब तक रहे इसमें बाय करिए। ऑन द अपसाइड टारगेट आपको 3450 या 3500 तक का मिल सकता है। स्टॉप लॉस जरूर लगाए, 250 का अगर कर रहे हैं तो 2800 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। तो 2850 2800 एक स्टॉप लॉस लेकर आप बने रहें और एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। शर्मा साहब, एक सवाल आया है सोनी कुमारी जी का, ये जियो फाइनेंस में और एचसीसी में एक्यूमुलेट करने की राय रख रही हैं, मतलब इच्छा जानना चाह रही हैं आपकी, आप क्या राय रखते हैं उस पर? देखिए जियो फाइनेंस में जो ऑब्वियसली एक गिरावट आई है काफी शार्प है, काफी ज्यादा, मतलब आप बोल सकते हैं कि नेगेटिव है स्टॉक। अब स्टॉक अपनी जो आईपीओ लिस्टिंग की रेंज में वहां पहुंच सकता है। एक इसमें सपोर्ट था 270 का, स्टॉक ने बहुत शार्पली ब्रेक करा है और विद इन 2-3 डेज वो ब्रेक करके और नीचे आ गया। तो अब ये जो आईपीओ के इनिशियल 5 दिन की रेंज थी, ये वहां पर ट्रेड कर रहा है। अब स्टॉक जब तक 270 के नीचे है, मैं इसको अवॉइड की सलाह दूंगा। स्टॉक हो सकता है कि अपनी आईपीओ की रेंज में जाए तो आपको नीचे 210 215 तक के भी लेवल देखने को मिले। फिलहाल तो मैं जियो फाइनेंस में आपको बोलूंगा कि थोड़ा ध्यान रखिए, हो सकता है स्टॉक में और गिरावट आए। और एचसीसी की जहां तक बात है, तो एचसीसी में अगर आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, लोअर हाई लोअर लो है, और स्टॉक में करेक्शन आएगा 32 रुपये आ रहा है। यहाँ से आप मानकर चलिए कि 10 से 15% और नीचे टूट सकता है। इसमें अगर आपको निवेश करना है तो मेरे ख्याल से धैर्य करके रखें, 28 के आसपास आएगा तो फिर से हम रिव्यू कर सकते हैं, पर इसमें फिलहाल मैं आपको एचसीसी में भी अवॉइड की ही सलाह दूँ। अवॉइड करिए आप दोनों स्टॉक्स को। एचसीसी अपने क्यूआईपी के प्राइस के अराउंड या नीचे ही कामकाज कर रहा है शायद, लेकिन जियो फाइनेंस में ऑलरेडी बड़ा रनअप आया था, तो अब थोड़ा कूल ऑफ होने का वेट कर रहा है। सो कूल ऑफ होने दीजिए, फिर इस पर आप कॉल लीजिएगा, ज़्यादा बेटर है। अभी के लिए अवॉइड करिए। इसके अलावा एक सवाल आया है विप्रो के शेयरों को लेकर। सचिन जी का एक सवाल है, इनके पास 300 शेयर हैं विप्रो के 220 रुपये के दाम पर। ये शेयर ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाइज या साल के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है। आप क्या राय रखते हो शर्मा साहब, अभी और होल्ड कर सकते हैं ये 1 साल? इन्हें होल्ड करना चाहिए, पार्शियल कैपिटल निकाल लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, होल्ड करिए विप्रो। मेरे ख्याल से एक तरह से जैसे मैंने एम्फोसिस में बताया, विप्रो भी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, जो 388 390 का एक ऑल टाइम हाई था इसका 2021 हाँ जा रहा है। अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, नीचे में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट हुआ है, एन पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न, आप जो भी इसमें प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो आप यही बोल रहा है कि काफी एक बढ़िया कंटेंडर है आने वाले मिड टर्म, आप बोल सकते हैं 1 से 3 महीने के लिए। तो अगर ये स्टॉक 290 तक भी करेक्ट होता है तो मेरी इसमें बाइक की सलाह रहेगी। करंट लेवल्स पे भी मेरी बाइक की सलाह रहेगी। ऊपर में क्योंकि टारगेट मेरे काफी हायर साइड पे है, 365 इनिशियल है, एक बार 365 तोड़ता है तो 390 यहाँ तक के जा सकता है। बाय की सलाह रहेगी, पर नीचे एक 285 का स्टॉप लॉस जरूर लो। 285 का एक स्टॉप लॉस लेके आप बने रहें। जैसे जैसे आपको तेज़ी मिलती जाए या तो आप उसको ट्रेल करते रहें, और जहां पर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो एटलीस्ट कंप्लीट या पार्शियल, थोड़ा सा आप एटलीस्ट वहां पर निकल जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप 285 स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। शगुफ्ता जी का एक सवाल आया है नाल्को को लेकर। इन्होंने खरीदारी कर रखी है 200 शेयरों की 243 रुपये के दाम पर। शर्मा साहब कैसे देख रहे हो आप नेशनल एल्यूमिनियम को? स्ट्रक्चर ही है उसमें भी, अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम, मेटल, जिंक और इन कंपनीज में काफी गिरावट आई है। पर ये थोड़ा सा टाटा स्टील या दूसरे इसके जो कंटेंडर है उससे इसलिए अलग बन जाता है क्योंकि स्टॉक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है। अच्छी बात यह है कि स्टॉक 2024 का जो हाइज है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। जब तक ये 190 195 का जो जोन है उसके ऊपर ये स्टॉक जब तक ट्रेड करेगा
मेरे ख्याल से स्टॉक में वापस पोटेंशियल है 307, इसलिए कि 307 का एक इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी आता है। आप बोल सकते हैं कि अप ट्रेंड है इसका वो कंटिन्यू रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं 300 से 320 के आसपास अप ट्रेंड मुझे लगता है कि वेव जानी चाहिए। तो जब तक कि ये स्टॉक 190 95 के ऊपर है, मैं बाय की सलाह रहेगी, आप उसका एक स्टॉप लॉस लगाएं। और मेरी इसमें जो अपसाइड शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा 240, पर अगर आप होल्ड 6 महीने से 1 साल से 6 महीने से 1 साल के लिए करें तो आपको और ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो आपको राय दी गई है नेशनल एल्यूमिनियम के संदर्भ में। अजीत बैद साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास एनआरबी बियरिंग के 500 शेयर हैं 299 रुपए के दाम पर, और प्रमोटर की बाइंग है 295 रुपए के दाम पर, जो हाल फिलहाल में नंबर से पहले प्रमोटर ने की भी थी। आप क्या ये यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं? क्या करना चाहिए इसमें? नहीं, एवरेज की तो सलाह नहीं दूंगा। आप प्रमोटर की अच्छी बात है कि आपने यहाँ पर ये मेंशन करा, तो इनका भी जो बाइंग प्राइस है इतना दूर नहीं है, 264 रुपये आ रहा है, स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। इसमें ऐसा कोई संकेत भी नहीं मिल रहा है वॉल्यूम साइड पे जहाँ पर काफी स्टॉक में पैनिक हो या स्टॉक में और ज्यादा तेज गिरावट हो। तब तक के स्टॉक 245 के ऊपर बना है, मेरे ख्याल से इसमें मोमेंटम बने रहेगा। अगर इनको एक स्टॉप लॉस चाहिए तो आप, और ऑन अ सेफर साइड में आपको 240 का एक स्टॉप लॉस दूंगा। अगर 240 तोड़ता है स्टॉक में तो फिर 180 तक गिरावट आएगी। 240 का स्टॉप लॉस लगाकर मेरी होल्ड करनी थी इसको। 240 245 ये स्टॉप लॉस लीजिए और बने रहिए फिलहाल तो इसके अंदर, और लेट डेवलपमेंट्स पे नज़र रखिए, जैसे जैसे चेंजेस हो वैसे वैसे काम करिएगा। अब अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से बातचीत करने के लिए। द्विवेदी अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार अनिल जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, हमारे पास आईओसी के शेयर हैं जो मई में खरीदे थे, ओके अबाउट 500 एट द Okay. रेट ऑफ 170। ओके, और कितना समय और दे सकते हैं इसको आप? ये अभी कोई दिक्कत नहीं है, बात नहीं है। चलिए, तो शर्मा साहब करना क्या चाहिए? इनके पास आईओसी के शेयर हैं 500, 170 रुपये के दाम पे खरीदारी है। डिविडेंड यील्ड तो बेटर है, 9 साढ़े 9% के आसपास यील्ड बैठी हुई है, लेकिन भाव काफ़ी नीचे आ गया है, करीब करीब 50 रुपये या कह लिए 40 रुपये नीचे इनके भाव से अभी आईओसी कामकाज कर रहा है। अभी क्या कर रहे हैं इसमें? मैं एक इनको स्टॉप लॉस दूंगा। देखिए, आपने वॉस्ट तो ऑलमोस्ट 122 तक के देख लिया है, आप फिर भी मैं अगर यहाँ पर सलाह दूं तो आप 122 का स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि यहाँ पर दो फैक्टर मैं आपको बता दूं। पहला तो क्रूड ऑयल जो होता है एक कंट्रोल्ड कमोडिटी है, तो ओपेक है या फिर जो सबसे लार्ज ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है उनकी कार्टेल आप बोल सकते हैं बना रहता है, तो इसको सप्लाई डिमांड को शिफ्ट करना थोड़ा सा उनके लिए इजी हो जाता है। दूसरी बात, जब से ट्रम्प आए हैं तो उन्होंने एनर्जी स्पेस और रिवाइवल जो हुआ है ऑयल प्रोडक्शन में उसमें काफी वो करा। टैरिफ ऑब्वियसली वो लगाएंगे कि यूएस को फायदा मिले इन इस कमोडिटी पे, ना कि अदरवाइज। मेरे ख्याल से इसलिए आप इंडियन ऑयल कंपनीज या इस पर्टिकुलर एनर्जी स्पेस में देखें तो एक गिरावट थोड़ी सी बन रही है और एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस या जियोपॉलिटिकल आप बोल सकते हैं टैरिफ वॉर भी है। यहाँ पर 122 का स्टॉप लॉस लगाइए, अगर वो जाता है तो स्टॉक में और थोड़ी सी गिरावट 115 से 102 रुपए के पास। ओके, साकिम अजमल साहब का एक सवाल आया है। इनके पास केपीआर मिल के शेयर हैं 1000, और इन्होंने खरीदारी का भाव नहीं बताया, लेकिन फिर भी कंपनी अच्छी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, टेक्सटाइल की वन ऑफ द फाइनेंस कंपनीज है। आप कितना टारगेट, क्या स्टॉप लॉस दे रहे हो? इनका नजरिया मध्यम से लंबी अवधि का इन्होंने बताया है। स्टॉक अच्छा है, जैसा आपने बताया लीनियर है काफी चार्ट। आप देखिए स्टॉक में जब 2020 से बना था तेजी, तो ऑलमोस्ट स्टॉक 50 रुपए से 700 रुपए आया, और अभी भी जो ब्रेकआउट हुआ है इसका 2024 का, तो मेरे ख्याल से वो सस्टेन कर रहा है 850 से 860 रुपए के आसपास। मेरे ख्याल से स्टॉक में अच्छा एक बॉटम बना हुआ है, आप उसका एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है, तो मेरे ख्याल से अगर ये वापस से 920 915 के लेवल्स के आसपास आता है तो स्टॉक में फिर से हमको 1100 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। तो बाई की सलाह रहेगी, 850 का स्टॉप लॉस रहेगा, 900 से 910 के आसपास इसमें बाई कर सकते हैं। 900 से 910 के आसपास में आप खरीदारी कर सकते हैं। अनिल दास साहब पूछ रहे हैं शर्मा जी कि ये मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ के शेयर में क्या करें? कहीं काफ़ी चर्चा में था ये हाल फिलहाल में कल्याण ज्वेलर के दम पर, लेकिन इसमें इंडिविजुअली करना क्या चाहिए? यूजुअली तो मेरे ख्याल से अगर सबसे अच्छी चीज अगर कोई रिटेल निवेशक कर सकता है कि एक स्टॉप लॉस लगा है स्टॉक में। आप मानकर चलिए 680 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, अगर 680 का लेवल तोड़ता है स्टॉक और गिरावट आ सकती है 550।
680 का मैं इनको स्टॉप लॉस दूंगा। अगर ये हिट होता है तो आप इसमें से एग्जिट करें, बेटर रहे। तो अगर 650 का स्टॉप लॉस हिट होता है सो आप एग्जिट करें, वो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है। भव्या जी का सवाल, L&T फाइनेंस को लेकर नई खरीदारी करने की इच्छा रख रही हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से अभी तो इसको अवॉइड करें, क्योंकि एल फाइनेंस आप बोल सकते हैं थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग कर रहा है। अगर आप चार्ट देखें और इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें प्राइस का, तो जो कंसोलिडेशन है स्टॉक में ऑलमोस्ट 143 रुपए से स्टॉक में गिरावट है। वो मेरे ख्याल से और 138 अगर टूटता है 126 तक के जाएगी। और स्टॉक ने ऐसा कुछ खास परफॉर्म भी नहीं करा है पिछले 1 से 2 साल में, या आप बोल सकते हैं जो जब से लिस्ट हुआ है या जब से अवेलेबल डेटा है, स्टॉक ने अंडर परफॉर्म ही करा है। मेरे ख्याल से इसमें और गिरावट बनेगी, तो इसको फिलहाल तो अवॉइड करें। एक बार स्टॉक 138 137 जो करंट सपोर्ट है वो तोड़ता है और नीचे 126 तक जा सकता है, इसको आप अवॉइड करें तो बेटर है। ओके, तो अभी अवॉइड करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आइशर मोटर पे नरेश जी का एक सवाल है, 5100 रुपये के दाम पर 10 शेयर हैं, इन्हें करना क्या चाहिए इसमें? आयशर मोटर फिर भी एक बहुत अच्छी बेट है मेरे ख्याल से। ऑटो स्पेस में आप देखें तो मारुति, आयशर लीडर्स, मैं फिर से यहाँ पर एम्फोसाइज करूंगा, वो काफी कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं और अपने जो रेंज है उसके हाइस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो अब ऑब्वियसली आयशर मोटर एक फेवरेबल स्टॉक बन जाता है। स्टॉक अच्छी बात यह है कि 2024 की जो पूरी रेंज है उसके ओवरऑल रेंज के ऑन द हायर साइड ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई के पास। बने रहिए इस स्टॉक में। अगर फ्रेश निवेश भी करना है तो ये स्टॉक 5000, 5050, 5100 इसके आसपास अच्छी बेट है। ऊपर में मुझे लगता है आयशर मोटर्स में 5600 से 5650 तक की तेजी आनी चाहिए। नीचे में स्टॉप लॉस मेरा इस स्टॉक के लिए 4880, 4880 का है। हम्म, तो आपको एक रणनीति बताई गई है आइशर मोटर संदर्भ में। स्टॉक तो अच्छा है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहाँ तक जा सकता है वो एक लेवल भी आपको शर्मा साहब ने बता दिया है। शर्मा साहब, आयन एक्सचेंज बहुत समय बाद इसका नाम आज चर्चा में कहीं आया है, 670 रुपये के दाम पर खरीदारी है, एवरेज करने की इच्छा रख रहे हैं राहुल जी, करना क्या चाहिए ना? जी, बहुत आप बोल सकते हैं कि स्टॉक में जो 1 साल की रेंज थी, आप मानकर चले जुलाई 2024 से उसमें स्टॉक में एक रेंज बनी थी, और अभी ब्रेक डाउन हुआ है। तो अभी तो फिलहाल तो फ्रेश ब्रेक डाउन हुआ है। मानकर चलिए स्टॉक में जो अब लेवल आ सकता है वो 552 रुपए तक का। एवरेज तो मैं यहाँ सलाह नहीं दूंगा। अगर आपका निवेश का नजरिया होने वाले 1.5 से 2 साल, 1 साल तो मैं मिनिमम बोलूंगा उससे ज्यादा है, तो ही रखें। वरना आप इस स्टॉक में 580 का जरूर एक स्टॉप लॉस लगाएं। अगर वो तोड़ता है तो और मेरे ख्याल से 10 से 12% की गिरावट इसमें मिलेगी। तो एवरेज ना करें और 580 का स्टॉप लॉस करें। एवरेज ना करें और 580 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखें, ये आपको एक राय दी गई है आपके स्टॉक को लेकर। एक अविनाश शर्मा साहब ने सवाल पूछा है, इनके पास वीनस पाइप के 50 शेयर हैं, बाइंग प्राइस 1600 रुपये के दाम पर है, करना क्या चाहिए इन्हें? इनकी खरीदी क्या थी सुमित जी? 1600 रुपये के दाम पर। हाँ, 1600 तो मेरे ख्याल से काफी ऊपर है। आप समझिए स्टॉक में 2300 के आसपास जो टॉप बना है, तो जितना दिन उसने टॉप बनाने के लिए अप ट्रेंड में लगाए थे उससे बहुत कम दिन में ये उसने पूरा रिट्रेस कर लिया है। तो नीचे में आप 1200 का जरूर एक स्टॉप लॉस लगे। अगर आपका ये लेवल टूटता है तो फिर आप मानिए 780 तक के गिरावट आएगी। दूसरी बात, स्टॉक में काफी कुछ एक लिक्विडिटी कभी कभी तेज रहती है, कभी कभी थोड़ी सी एक लिक्विडिटी इशू भी आता है। तो अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो तो आप प्लीज इसको एग्जिट करें तो बेटर रहे। हाँ, तो स्टॉप लॉस आपको बताया गया है, अगर ये एग्जिट कर जाए तो आप निकल जाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब चलते हैं भावनगर, वहाँ पे हमारे साथ हिरेन दवे साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। हिरेन जी नमस्कार। हिरेन जी सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, नमस्कार। नमस्कार हिरेन जी, क्या सवाल है आपका? मैंने वारी एनर्जीज के 2950 का बाइंग किया था, 22 शेयर पड़े हुए हैं। ओके, ये और तो अभी लिस्टिंग गिरते के जा बाद रहे हैं, खरीदारी है तो आपकी? हाँ। ओके, और कितना समय तो और दे एवरेज सकते हैं करना हिरेन जी? चाहिए या उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 साल तक का होल्ड कर सकता हूँ मैं। ओके, शर्मा साहब करना क्या चाहिए? वारी एनर्जीज हाल की लिस्टिंग के बाद तेजी में इन्होंने खरीदारी की, वापस शेयर नीचे आ गया, अब क्या करें? ये स्टॉक अच्छा है, इसमें काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। आप बोल सकते हैं कि मैंने बताया कि देखिए एनर्जी, ईवी, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, आप कुछ भी इसको नाम दें, इनमें अभी थोड़ी सी एक सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव बना हुआ है। ये भी इसलिए बना हुआ है कि ट्रम्प जो है पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो, यूएस जो है वो अब उसको सपोर्ट नहीं करता।
तो आप समझिए ट्रम्प जब पिछली बार भी जीते तो ये जो पर्टिकुलर स्पेस है काफी शेडी स्पेस बन जाता है, एक अनप्रिडिक्टेबल स्पेस बन जाता है। नो डाउट इंडिया जो उसका एम है पर्टिकुलरली कि नेट कार्बन उनका रिड्यूस करना है, कार्बन एमिशन रिड्यूस करना है 2040 2050 तक का जो एम है, इंडिया उस मेरे ख्याल से टारगेट की ओर अग्रसर है। थोड़ा सा ये एक प्रॉब्लम बन जाती है जब वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमी जैसे यूएस पर्टिकुलरली एक ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर हो जाती है, पेरिस ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये थोड़ा सा इसलिए शेडी बन जाता है। कंपनी के हिसाब से कंपनी अच्छी है, आप देखिए 71% क्लोजली हेल्ड शेयर्स है, मुझे लगता है एक ऑर्डर बुक भी है, काफी बड़े निवेशक भी इस स्टॉक में बने। तो अगर आपके पास है, आपका नजरिया थोड़ा सा लंबा है आने वाले कुछ सालों के लिए, तो आप बने रहिए। स्टॉप लॉस तो मैं यहाँ सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आपका निवेश का नजरिया है। पर अगर आप, मैं यहाँ पर एक ये जरूर इनको बोलूंगा कि अगर आपको ओवरऑल आपकी पोजीशन पे, पोर्टफोलियो में या पोजीशन पे 10% का नुकसान है, तो आप एक स्टॉप लॉस तो वो 10% का तो जरूर लगाए ताकि वो लॉस आपके लिमिट से बाहर ना। क्योंकि एक तरफा चला है, इससे थोड़े से महंगे वैल्यूएशन ज़रूर हो गए थे, लेकिन अब रणनीति आपको बताई गई है शर्मा साहब की तरफ से, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। विशाल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं गाजियाबाद से बातचीत करने के लिए। शर्मा साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार शर्मा साहब, बहुत बढ़िया। शर्मा साहब आप बताइए क्या हालचाल आपके और क्या सवाल आपका? बस ये कैरारो इंडिया का मेरा आईपीओ लगा था, 2 लॉट मैंने लगाए थे, तो उसमें आए फ्लैट लिस्टिंग हुई थी, तो रखने की नजरिया जो है 1-2 साल मतलब आराम से रख सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि उसे बेचना ही है, तो घाटे में नहीं बेचना चाह रहा हूँ। मेन बात ये है, अभी काफी घाटा चल रहा है उसमें। नहीं तो एक बात बताइए शर्मा साहब, जब आपको लिस्टिंग पे फ्लैट लिस्टिंग थी और आपका उस समय पर छोटी अवधि का नजरिया, तो अब निकल जाना चाहिए था। ये एक एक्सपर्ट हैं, ऑनलाइन आते हैं, पंकज लोढ़ा, उन्होंने कहा था कि मैं एचएनआई लगा रहा हूँ, तो मैंने उनको देख के लगा लिया था। वो कह रहे थे ये मतलब साई लाइफ साइंस को मिरर करता है, तो ये अच्छी कंपनी है, इसमें आप लगा सकते हैं लंबे टाइम के लिए। नहीं इशू सर कंपनी अच्छे में प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी तो अच्छी ही है, इसमें तो कोई डिनायल नहीं है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है नजरिए पे। अच्छी कंपनी और अच्छा शेयर दोनों थोड़ा अलग अलग मामला है, और आपको सामने गेंद दिख रहा था। हाँ, तो इसमें वैसे मुझे इसमें रख सकता हूँ इसे शेयर को ना आराम से, अगर मतलब 1-2 साल में भी आगे बढ़ता है। चलिए, तो नजरिया लंबा है मेरा, मतलब कि ऐसा नहीं कि कुछ कैपिटल निकालना है मुझे। तो शर्मा साहब करना क्या चाहिए? इनके पास करारो इंडिया हाल की लिस्टिंग है, चार्ट तो बहुत होंगे नहीं, वैल्यूएशन वाइज 50 के मल्टीपल पे अभी भी ये काम काज कर रहा है, जबकि ऊपर से आधा मतलब 200 रुपये करीब वाइप आउट हो चुका है। 700 रुपये के आसपास का इशू प्राइस था, 525 खड़ा है ऑलरेडी। सो आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए इसमें? जैसे इन्होंने कहा कि ये होल्ड कर सकते हैं, ऑब्वियसली अब तो करना ही पड़ेगा क्योंकि जो लिस्टिंग गेन हुआ था इनिशियली एक दो दिन में, वो लिस्टिंग के दिन नीचे आया था, फिर 2 दिन के लिए तेजी आई थी और फिर स्टॉक में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, देखिए इसमें वन साइडेड मोमेंटम है। अगर आप 1-2 साल होल्ड कर सकते हैं, आप इसको फॉरगेट कर सकते हैं, तो ठीक है आप होल्ड करिए। पर फिर मैं ये कहूंगा कि अगर आपका निवेश में कोई स्टॉक, देखिए ऊपर से ऑलमोस्ट 30% तो सामने से ही जा रहा है, 650 रुपए की चीज 500 तो आ ही चुकी है। आप ये मानकर चलिए कि जो आपका निवेश है उसमें जो नुकसान हो रहा है वो और बढ़ सकता है, राइट। और एक बार ये 500 रुपए के नीचे गया और नीचे भी जा सकता है, तो आपका नजरिया अगर 1-2-3 साल का है, ठीक है आप होल्ड करिए। पर मेरे ख्याल से अगर स्टॉक 508 रुपए के नीचे जाए तो आप इसमें से एग्जिट हो तो बेटर है, क्योंकि लूजिंग अपॉर्चुनिटी है। अब वही अमाउंट ऑफ कैपिटल दूसरे स्टॉक में लगाएंगे और 2 साल 1 साल होल्ड करेंगे, ज्यादा बेटर रिटर्न मिलेगा।